नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। इतने खूबसूरत लग रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं साड़ी वाड़ी पहन के, मतलब पल्लू देखिए जमीन पे फट्टा मार रहा है और मैं भी इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इतनी तैयारी के बाद भी आप अगर मुझे देखें तो मैं पतला लगता हूँ। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। केतन, एक सवाल था मेरे जहन में आज। हाँ पूछो, बिंदास पूछो। यार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल को शाहरुख यानी सिमरन को राज के साथ देखकर अमरीश पुरी साहब क्या कर रहे थे? हिंट देती हूँ, हिंट। ये सीन ना रेलवे स्टेशन पे है। इतना ज्यादा फिल्मी क्यों हुई हो? मतलब रेलवे स्टेशन का सीन है, मेरे को पता है, वो इतना फेमस सीन है। ओए वो बेसिकली रोक रहे थे उसको जाने से। बस यार, ऐसे ही कोई रोक ले हमें भी आज जाने से। ये सिमरन नहीं जाना चाहती अभी। तो यहाँ से जोड़ा है तुमने अपने दिल की बात को। क्या जोड़ने का तरीका है। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा था तो आपको पता होगा कि हमारे आखिरी 3 एपिसोड्स का काउंटडाउन चल रहा है। नंबर 3 एपिसोड था डू इट योरसेल्फ और आज है नंबर 2 एपिसोड जो कि है डू इट फॉर एवरीवन। यस, डू इट फॉर एवरीवन। और उसके लिए कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां के सभी लोगों को आप अपने एंटरप्राइज या उद्यम में शामिल करें। किसी को एंटरप्राइज पार्टनर बना के, किसी को कोलैबोरेटर बना के, कुछ लोगों को अपने एंटरप्राइज का एम्प्लॉय बना के और बाकी लोगों को कस्टमर बना के। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे आसपास के सभी लोग हमारे एंटरप्राइज में हमारे साथ हों। सभी का मतलब है कि हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग, सभी क्षमताओं के लोग। फिर आप देखना आपका बिजनेस कैसे रॉकेट की तरह बिल्कुल। लेकिन कोई भी शख्स छूटा तो समझो ट्रेन का एक डिब्बा कम हो गया। तो ये वही खरगोश और कछुए की कहानी है। आप भले ही स्लो स्टार्ट करो, भले ही स्लो प्रोग्रेस करो, बट लास्ट में जीत आप ही की होगी। और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मीडिया और समाचार में रहते हैं। जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक एक कदम चल के उन्होंने अपना ये सफर तय किया है, तब वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगते भाई साहब। पर सच्चाई ये है कि हीरो कभी अकेला नहीं होता और एंटरप्राइज सिर्फ एक शख्स की वजह से कभी भी नहीं चलती। कोई भी सुपर डुपर एंटरप्राइज अकेले इतना बड़ा बन ही नहीं सकती। उसके पीछे काफी लोगों की मेहनत होती है। कुछ लोगों की मेहनत दिखती है और कुछ लोगों की मेहनत नहीं दिखती। पर हम कहानी सुनते हुए बस एक लीडर की बात करते हैं। उसके पीछे जो और 10, 20, 50, 100 लोगों की मेहनत लगी है उनके बारे में नहीं बात करते। पर कहानी बताते हुए हमारा फर्ज भी बनता है कि उन सब के बारे में बात करें। और काफी ऐसे लोग हैं जो कर भी रहे हैं। हम जब हमारे डिजिटल स्किल्स प्लेटफॉर्म मैप ऑफ मी के लिए यंग हीरो की स्टोरीज ढूंढ रहे थे, तब हमें इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले जो साथ मिलकर और सही चीज के लिए आवाज उठाकर सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरीज आपके लिए लाए हैं हम। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ सभी प्रकार के बर्तन मिलते हैं। तंदूरी से लेकर शादी में इस्तेमाल होने वाले 2 पोट, कुकिंग से लेकर मिट्टी के चूल्हे तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। हम पहियों को सेट करने के लिए कार और लॉरी के टायरों का उपयोग करते थे और फिर बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अब वह तकनीक बदल गई है। फायरिंग मशीन जैसी कई नई तकनीकें हैं। पॉटरी व्हील, ग्लेजिंग मशीन और डिजाइन मशीनें। पहले एक दिन में 200-300 पोट बनाना काफी अच्छा था, लेकिन तकनीक के कारण हम एक दिन में 700 से 800 बर्तन बनाते हैं। हमारे पास इस काम के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए हमें काम करना होगा। भले ही हमें 20 ऑर्डर मिले या 100 ऑर्डर मिले। इस क्षेत्र में 2 लोग एक ही तरह के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए ग्राहक किसी के उत्पाद से खुश होकर उसी उत्पाद के लिए पूछेगा। अगर काम अच्छा होगा तो टेराकोट 1500 से 2500 रुपए में बिक्री हो जाएगा, तो कभी आपको 200-300 रुपए भी मिल सकते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है और रुचि रखता है, वे एक दिन में सीख सकते हैं। आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से बना सकते हैं। यह बहुत आसान प्रक्रिया है, बस उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों की। और अभी एक कलेक्टिव हेल्थ जो है वो
मेजर इशू रहेगा लोगों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में हम जितना ज़्यादा ख़ुद को डिस्ट्रेस कर पाएँ और काम को लेके हम ज़्यादा परेशान ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ये पैंडेमिक आया तो बहुत लोगों की जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब चली गई, बहुत ही लोअर लेवल की या फिर हाई लेवल के लोगों की जॉब चली गई। तो अगर दोबारा ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए लोगों की। कोई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, अगर पुलिस वालों से कंप्लेन करो तो वो भी हंस के टाल देते हैं। स्टूडेंट्स या फिर जो वर्कर्स जो कहीं और से आ रहे हैं, माइग्रेट करके यहाँ दिल्ली में रह के अपना कुछ नया एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम थोड़े से थ्रेट में रहते हैं नॉर्मली भी। अगर थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाए माहौल, दूसरे की अगर परवाह करना सीख जाए लोग, तो आई गेस ज़्यादा बेहतर तरीके से हम मिलजुल कर काम कर पाएंगे। बस कंडक्टर और ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल हो, थोड़ा पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो चीज़ें गलत देखें उसके लिए रेज करें वॉइस, कंप्लेंट करें लोगों को, और अगर कुछ नहीं जानता तो उसको एडवाइस कर, थोड़ा हेल्प करें। ये स्टोरीज देखकर एक बात समझ में आ गई, मिलकर चेंज लाने की प्रोसेस का पहला स्टेप है अपनी एक राय रखना, फिर उसके लिए आवाज उठाना, और जब आप आवाज उठाते हो तो बदलाव आता है। बिल्कुल, हमें किस चीज की जरूरत है? साफ हवा की जरूरत हम सबको साथ जोड़ती है, पर उसके साथ साफ पानी की भी जरूरत उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप स्वच्छ पानी के लिए काम करने की सोच सकते हैं, पर यह काफी मुश्किल है क्योंकि साफ पानी हम सबकी जरूरत है। पर यही अपॉर्चुनिटी भी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपना उद्यम इस सेक्टर में शुरू करने की। लेकिन आपकी जो एंटरप्रेन्योरल टीम होगी जो इसे स्टार्ट करेगी, जरूरी है कि उनके पास इस काम के लिए आवश्यक कौशल हो, सुनने की और समझने की कौशल हो, चीजों को लेकर स्पष्टता हो और एक लक्ष्य को करने की लगन भी हो, और सबको साथ लेकर चलने की नीयत भी हो। ये नहीं कि मैं ही चीरो, मैं ही बोलूंगा, तुम कुछ नहीं बोलोगी, और सबको पहले दिन से ही साथ लेकर चलना है। वो बोलते हैं ना, अकेले मैं सिर्फ एक बूंद हूं, और सब मिल जाएं तो सागर। तो आज की हमारी सेकंड लास्ट ग्राफिक नॉवेल भी कुछ ऐसी ही है। सायरी, जो कि हमारी आज की हीरो एंटरप्रेन्योर है, जब उसको अपने गांव में होती पानी की कमी के बारे में पता चला, तब उसने खुद से यह सवाल किया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि पानी वेस्ट ना हो बल्कि उसका पुनर्उपयोग किया जाए। सायरी को इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मिली। क्या थे वो जवाब? चलिए देखते हैं हमारे आज के ग्राफिक नॉवेल में। सायरी ने किया जादू। एक कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है, जिसका मतलब है सबकी जरूरत होती है, पुरुषों और महिलाओं की। माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने बच्चों को उत्तम परवरिश देने के लिए। उसी प्रकार से बदलाव लाने के लिए भी पूरे गांव का सहयोग चाहिए होता है। यह कहानी है कि कैसे एक पूरा गांव साथ आकर बदलाव लाता है। वैशाली जिले में एक गांव में 18 वर्ष की सायरी को स्थानीय समाचार पत्र में रोजाना आने वाली पहेलियों को सुलझाना बहुत पसंद था। उनके पिताजी धर्म एक किसान हैं जो पूरे घर का कामकाज संभालते हैं, क्योंकि उनकी मां प्रणीता जंगल में पावर रेंजर के रूप में कार्यरत हैं और घर से दूर रहती हैं। अनियमित मौसम की वजह से गांव में सबके लिए यह एक कठिन साल था। मेरा ऋण भी अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसका मतलब है अगर हमें अच्छा मौसम और अच्छी बारिश नहीं मिले इस साल तो मुझे अपने खेत की जमीन बेचनी पड़ेगी, धर्म ने कहा। सायरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती है, जिसके लिए वह काम करना चाहती है और अपने पैसे बचाना चाहती है, लेकिन अभी तक वह ऐसा नहीं कर पाई है। क्या हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी? वह सोचती है। भले हमारे भाग्य पर कोई नियंत्रण ना हो, लेकिन हमारे पास जो है उस पर तो हमारा अधिकार है। पापा ने सही कहा, जो भी मैं बनना चाहती हूँ उसके लिए मेरे अंदर शक्ति है और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी।
एक दिन विद्यालय जाने के रास्ते में सायरी एक युवा लड़की प्रकृति से मिलती है, जो कि एक पानी के गड्ढे की रखवाली कर रही होती है। भूजल तेजी से घट रहा है और यह अंतिम पानी का गड्ढा है, यह मेरा है, प्रकृति ने ऐलान किया। लेकिन भूजल घट क्यों रहा है? सायरी सोची और वह इस समस्या पर अनुसंधान करने लगी। उसने पता लगाया वे सारे कारण जिनकी वजह से पानी बर्बाद होता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी को पुनः उपयोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग की खोज की, जो कि उपयोग किए हुए पानी को संसाधित करता है और उसको हर चीज के लिए पुनः उपयोग करने लायक बनाता है, सिवाय पीने के लिए। सायरी ने शोध किया और एक योजना बनाई। अगर हम अपने पानी का पुनः उपयोग करेंगे तो हम भूजल को बचा लेंगे और उसमें पानी कम नहीं होगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सारे गांव वालों के साथ रैली निकालने में उनकी मदद की। उनको जितने पैसे चाहिए थे वे मिल गए और वह यंत्र स्थापित हो गया। मानो वह अच्छी खबर पर्याप्त नहीं थी कि सायरी के माँ पापा ने उसे और अच्छी खबर दे दी। हमने तुम्हारे पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त पैसे जोड़ लिए हैं। लेकिन तभी बिन मौसम के बरसात हुई और सारी फसलें खराब हो गईं। किसान बर्बाद हो चुके थे। हमारे फसल नष्ट हो गए हैं, सब बर्बाद हो गया है। इसी बीच विद्यालय में छात्राएं और अन्य लोग साथ में काम कर रहे हैं ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र को बनाने में, ताकि वह उपयोग किए हुए पानी को संसाधित करके पुनः उपयोग करें। हमने पानी की बर्बादी की समस्या का समाधान निकाल लिया है। क्या हम अब दूसरी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? हम बिन मौसम बारिश से निकले हुए कचरे से कैसे पैसा बना सकते हैं? एक बार फिर सायरी अनुसंधान करती है और खोजती है ग्रीन क्राफ्ट कंपनी, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। वे केले के कचरे से उत्पाद और वस्तुएं बनाते हैं। मैं उनसे मिलूंगी और सीखूंगी कि वही चीज मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ। उसने तय किया कि वह अपने प्रशिक्षण के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करेगी जो उसने अपने पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए बचा के रखे थे। सायरी ने अगले कुछ हफ्ते ग्रीन क्राफ्ट कंपनी मदुरई में बतौर प्रशिक्षु काम सीखा। फिर वह अपने गांव लौट आई ताकि गांव वालों के साथ मिलकर निर्माण कंपनी बनाए, एक ऐसी कंपनी जो फसल के कचरे से उत्पाद बनाएगी। लेकिन उनके उत्पादों के लिए खरीदार ढूंढना इतना आसान भी नहीं था और उन्हें काफी अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ा। क्या हम बस हार मान लें? ग्राहकों को ढूंढने का कोई तो तरीका होगा। दृढ़ निश्चयी सायरी ने यह बात एक असफल बैठक से लौटते वक्त कहा। तभी शहर की एक औरत, जो कि गांव आई हुई होती है, एक हस्तशिल्प मेले के लिए, उनका थैला फट जाता है और सारा सामान नीचे गिरकर बिखर जाता है। सायरी केले के रेशों से बनी एक टोकरी उन्हें दे देती है। वह औरत एक महिला व्यवसायी होती है जो कि ऐसे उत्पादों को शहर में बेचती है। वह सायरी को ऑर्डर देती है। इससे उसके व्यवसाय के लिए सब कुछ बदल जाता है।
अब वे लोग एक कार्यशाला बना सकते हैं जिससे इस गांव में कुछ भी बर्बाद नहीं होगा और पुरुष धर्म के नेतृत्व में महिलाओं के खान पान का ध्यान रखते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा कर सकें। तुमने अपने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है, दादी ने सायरी से कहा। नहीं, अभी नहीं, सायरी ने बोला। लेकिन एक दिन वह एक वीडियो भेजती है अपने परिवार को। माँ, पापा, दादी, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ, मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो जैसा कि आपने देखा कि कितनी हमें प्रेरणा मिली और ऐसी चीजों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद किसी को भी मतलब प्रेरणा मिलेगी। हाँ, सायरी की निष्ठा और सबको साथ लेकर चलने की उनकी सोच वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने सबके साथ काम किया और सबके लिए काम किया। हाँ, लेकिन वैसे हम लोग शायद पानी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। हम पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम सोच ही नहीं पा रहे कि ये इतना कीमती साधन है। हमें लगता है कि पानी तो हमेशा रहेगा, पानी कहाँ जाने वाला है, वो तो यहीं है, खोद दोगे गड्ढा, पानी निकलेगा फव्वारा बन के। पर ये सच नहीं है। हमें अपने नींद से उठकर अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि पानी की शॉर्टेज ऑलरेडी होने लगी है और अब हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो हमारा रिजर्व वाटर है, यानी बचत खाते का पानी। बिल्कुल सही। इंडिया में वैसे ही पानी की कमी है, बहुत बड़ा संकट है ये। अगर 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो 2030 में 40% भारतीय आबादी के पास साफ पीने का पानी नहीं होगा। वैसे ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं किया। अगर सिर्फ बिहार की बात करूं तो 12 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ पानी में आर्सेनिक होने की वजह से प्रभावित हैं। पर नहीं, हमें तो लगता है नल खोलो साफ पानी पी लो। पानी की कहाँ कमी है, पानी तो हमेशा रहेगा। अरे नल खोल के पानी पी क्या लो, पानी पीने के बाद भी नल खुला रखो। सही कहा। और इस स्टोरी से एक और चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल हमें बिल्कुल कम करना होगा और अलग तरीके से सोचना है कि कैसे हम पानी को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर देश जिन्होंने नो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उनका लक्ष्य था कि सभी वाटर लीकेजेस को फिक्स करना जिससे पानी की हर बूंद बचाई जा सके। तो क्या आप भी ऐसे और 5-10 प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं जो हमारे लिए पानी बचा सके, जैसे कि अलग अलग शहरों और देशों में ऑलरेडी शुरू किया गया है। ये बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, आप रिसर्च करो और याद रखो, साफ पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साफ हवा। और इन दोनों के बिना हमारा जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने के लिए निकलो, नहीं मिलेगा। चलो तो फिर इस प्रॉब्लम को साथ मिलकर फिक्स करते हैं। पता है केतन, हमारे आसपास कितने सारे युवा हैं जिनके पास सवाल बहुत हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है और वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने में भी शायद अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हाँ बिल्कुल पता है, वरना मुझको किसी ने काटा थोड़ी है जो मैं रोज आके इनको बोलूं कि मतलब अरे प्लीज अपने सवाल भेजिए। अरे हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं और हमें आशा है कि हम उन्हें जवाब देने में भी सक्षम रहें। तो क्यों ना 2 और सवालों को सुना जाए। DIY यूथ स्किल, मैं MD इस्माइल अख्तर। मैं आप लोगों से कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पर्वतारोहण की पूरी प्रक्रिया क्या है, लड़के और लड़कियों में बराबरी का दर्जा देने के लिए लोगों में किस तरह जागरूकता फैलाई जाए। हाय DIY यूथ स्किल्स, मेरा नाम शिवम कुमारी है और मैं मधुबनी से हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। फसल के कचरे से किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं? ओजोन परत में हो रहे छिद्र के पीछे क्या कारण है? इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारे आज के ग्राफिक उपन्यास में देखा कि ग्रीन क्राफ्ट की युवा महिलाएं वो पहले ही कर चुकी हैं जो आप करना चाहते हैं। क्या आप कुछ शोध करने के लिए उनसे मिलना चाहेंगे? स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर पर हमें लिखकर बताइए, हम आपको उनसे मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने तो आपके सवालों के जवाब दे दिए, अब मौका आ गया है कि आप हमारे सवालों के जवाब दें। सवालों के सिलसिले का पहला सवाल बहुत आसान है, H2O क्या है? अगर आपको H2O नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि H2O जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बताओ कि H2O महत्वपूर्ण क्यों है? H2O
महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपको अपने आसपास रहने वालों को अपने उद्यम डिजाइन में शामिल करना चाहिए? सबसे कठिन कहानी कहना क्या है? सबसे कठिन कहानी कहना क्या है? क्या स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी जितना महत्वपूर्ण है? और आज का आखिरी और फाइनल सवाल, हम पानी के संकट को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा हमारा आज का अमेजिंग सा ग्राफिक नॉवल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब और बनते रहिए लाजवाब। तो हमारा साथ आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्यल सेदानी। दिमाग चलाते रहिए, आइडियाज भेजते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में द युवा उद्यम कौशल शो पर। कितना बोलती है? मुझे अच्छा लगता है बोलना। ₹2 टमाटर ₹2 काव्य 50 किलो फ्री ₹2 नमस्कार। कितनी प्रो साउंड कर रही हो तुम, मतलब एकदम। तुम मेरे को 50 रुपए किलो पे बेचोगे तो मैं भी तुम्हें भंगार के भाव पे बेच मैंने बोला 50 किलो पूरा फ्री। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और ये हमारा शो जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी खुशियों की डॉक्टर और काउंसलर काव्यल सेदानी। आज ना बड़ी ऐसे मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही है। दुख तो हो ही रहा है लेकिन साथ में खुशी भी है। दुख इस बात का है कि हमारा लास्ट एपिसोड है आज आप लोगों के साथ, और खुशी इस बात की है कि हमने साथ मिलकर कितना कुछ सीखा इतने दिनों में। I know Ketan, I know exactly what you mean. And yes, finally हम आ गए हैं हमारे अपने युवा उद्यम कौशल शो के अंतिम एपिसोड पर। काउंटडाउन का ये लास्ट एपिसोड है, लेकिन जाने से पहले मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे शो को देखा, हमारे शो को सराहा और हमारे पूरे 25 शो की जर्नी में आपने हमारा साथ निभाया। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। यस, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। वी आर अ फैमिली नाउ। आप लोग हमारे उतार चढ़ाव और हमारे बदलते रंग रूप में हमारे साथ ही थे। हमारी पूरी युवा उद्यम कौशल शो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने कुछ नए कौशल सीखे और कुछ नए आइडियाज से हाथ मिलाया। तो काव्यल जी, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जाना, क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस मुद्दा है उसे समझा, इतने सारे युवा उद्यमों की कहानी देखी, उनका संघर्ष जाना, उनसे नए आइडियाज सीखे। हाँ, और तुमने हिंदी भी सीखी। वो तो है, डेफिनेटली। सही कहा केतन। इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि क्या? चाचा ये मारती है। मैंने भी तो इतनी अच्छी अंग्रेजी सीखी ना तुम्हारे साथ बैठ के, और फैशन के बारे में भी कितना कुछ सीखने को मिला कि बालों को चिमटे से पकड़ के गर्म करके ऐसे ऐसे घुमाओ तो ऐसे गोल गोल ऐसे हो जाते हैं। ओके फाइन, यस यस यस, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और बहुत अच्छे टीचर हो आप। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मैं हमारे इस शो को इतने जल्दी ऐसे खत्म नहीं हो जाने दूंगा। इट कांट हैपन। नो, शट अप। मुझे बताओ कि हमारे थर्ड लास्ट एपिसोड में क्या था? जैसे रिकॉल करते ना, क्या था थर्ड लास्ट एपिसोड में? क्या था थर्ड लास्ट एपिसोड? था डू इट योरसेल्फ, एंड सेकंड लास्ट था डू इट फॉर एवरीवन। तो नंबर 1 क्या था? नंबर 1 है जो जान के तुम्हें अच्छा लगेगा। ऑलराइट, महिलाएं नेतृत्व करें, एग्जैक्टली जैसे इस शो में मैं लीड करती हूँ। बाहर से जो ट्रैवलर्स आती हैं तो उनको अपने देश के बारे में बताना कि हम लोग कैसे रहते हैं। हमारी जासूसी का उसूल है, आदमी हम वो हायर करते हैं जो भीड़ में जाके मिक्स हो जाए, पता ही ना चले, वो भीड़ का हिस्सा बन जाए। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, आपको बिलीव करते रहना चाहिए एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
कुछ भी कर सकती हैं मेरी देश की बेटियां, तो मुझे लगता है कि अगर ये फाइट आपको अपने परिवार के अंदर करनी पड़े अपने राइट के लिए तो कीजिए। विदाउट नॉलेज आ जाओ, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, बस ये जानो कि एक डांस फॉर्म है, आओ करो, फील करो इसमें कितना खुशी मिलता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रोड पे चल रहे हैं। क्या जबरदस्त वीडियोस थी। विमेन पावर, नारी शक्ति, लेडीज। ओके। वैसे विमेन पावर के बारे में तो मुझे और देखने वालों को पहले एपिसोड से ही पता था, फिर लास्ट एपिसोड में इसकी बात स्पेशली क्यों करे केतन? क्योंकि लास्ट में वही बात की जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और जो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ऐसा बैठ जाए, बिल्कुल मतलब कुंडली मार के सांप की तरह। So sweet, that is such a nice thought. हमने कई बार बोला है, याद रखना, कोशिश करना, भूलना मत, इसे इंक्लूड करना, ये सही है, वो गलत है। बट आज मैं साफ साफ बोलना चाहती हूँ, हमें महिलाओं को इक्वल राइट्स देने होंगे। हमें महिलाओं और लड़कियों को किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं आंक सकते। पहले का टाइम और आज का टाइम बहुत अलग है। आज लड़कियां हर फील्ड में बराबर हैं और आज के टाइम पर हमें हमारी इस धरती को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। लड़का लड़की सबको साथ चलना होगा और खासकर आपको और हमको यानी कि युवाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा हो और महिलाएं अपना खुद का काम या नौकरी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद ये बोलने के लिए और हाईलाइट करने के लिए काबिल। और क्या आपने ये बात रियलाइज की है कि शुरुआत से ही हमारे हर ग्राफिक नॉवल में महिलाओं ने कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव आइडिया डिस्कस किया है हमने, जो महिलाओं की वजह से ही सक्सेसफुल बना। और लोग सोचते हैं कि लड़कियां क्या काम करेंगी, अरे तो लड़कियां, अरे रहा घर पे चूल्हा चक्की करो। लड़कियां चाहे तो दुनिया हिला के रख सकती है, माँ कसम आई शपथ। वाह थैंक्स केतन। और बोलो, ऐसे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और बोलो ना। नहीं एक्चुअली रहने दो। एक्चुअली हमारे साथ ना 2 और लोग जुड़े हैं जिनके कुछ सवाल हैं, पहले उन्हें सुनते हैं। हाय, DIY यूथ स्किल शो। मैं अविनाश 11th क्लास का छात्र हूँ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो? मेरा पहला सवाल, जीवाश्म ईंधन और बायोगैस के बीच में क्या अंतर है? अविनाश, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल एक प्राकृतिक फ्यूल है जो करीब 65 करोड़ साल पहले जीवों के जलने और दबने से बना था। इसको हम लोग पेट्रोल, डीजल और घासलेट यानी कि केरोसिन के नाम से जानते हैं। वहीं बायोगैस जो है ना, वो बायोमास जैसे कि लकड़ियों से, फसलों के भूसे से, ह्यूमन वेस्ट से, इन सारी चीजों से बनाया जाता है। बायोगैस फ्यूल जो होता है वो जीवाश्म फ्यूल से ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा मिलती है और हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि पर्यावरण को ये दूषित भी नहीं करता। हाय, DIY यूथ स्किल शो। मैं रश्मि, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं मधुबनी से हूँ। मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं, क्या आप लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या लड़कियां हर तरह का काम कर सकती है, जैसे बायोगैस कंपनी शुरू करना और इंजीनियर बनना इत्यादि? गांव के लोगों को बायोगैस अपनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा कंपनी जलवायु परिवर्तन को कम करने में कैसे हमारी मदद कर सकती है? रश्मि जी, इसका आंसर आपको मेरे स्क्रीन पर आते ही मिल गया होगा। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं इस टीवी शो को को-लीड कर रही हूँ और आपसे और करोड़ों लोगों से बात कर रही हूँ। हम लड़कियाँ चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। रश्मि जी, अपना बायोगैस प्लांट शुरू करना, उसके लिए आप उसके बारे में पढ़े, सीखना होगा आपको, थोड़ा सा लोगों से बातें करनी होंगी, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज लेनी होगी। वैसे आप हमारे आज के शो में बने रहिए क्योंकि आगे आपके सवालों पर आधारित एक ग्राफिक नॉवल आने वाला है। उसे देखकर आपको और भी नॉलेज प्रेरणा मिल जाएगी। आपके प्रश्नों के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप सभी कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे।
यही है उद्यमी की असली पहचान। जैसे कि हमने पहले बोला था, हमारा आज का सेकंड ग्राफिक नॉवेल एक और यंग वुमन एंटरप्रेन्योर के बारे में है जिनको एहसास होता है कि उनके गांव में एक खराब बायोगैस प्लांट है जिसे फिक्स करके उसमें सुधार करवा के एक अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। और अपने गांव का बायोगैस प्लांट फिक्स करते करते उन्हें समझ आता है कि पूरे ग्रामीण भारत में ऐसे हजारों बायोगैस प्लांट्स हैं जिनको फिक्स करने की जरूरत है। कमाल है कैसे अपने गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो पूरे ग्रामीण भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे और इतने सारे लोगों को रोजगार देने के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए भी कितना कुछ अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए देखते हैं हमारी आज की ग्राफिक नॉवेल। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि अपने और अपने मिशन पर विश्वास करने से आती है। समस्तीपुर बिहार में एक छोटे से बंजर पहाड़ी के बगल में एक छोटा गांव है। जमीन सूख चुकी है और फसलें मुरझा रही हैं। गांव को सूखे का सामना करना पड़ता है और खाना पकाने के लिए बिजली और ईंधन की कमी है। गांव के स्काउट और गाइड समाज के लीडर सफीरा और किशलय कक्षा 11 विज्ञान के 2 छात्र हैं। उनके पास अपने गांव को प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरे से मुक्त करने की योजना है जिससे गांव जूझ रहा है। सफीरा उत्साह से कहती है, स्काउट गर्ल्स, क्या आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आसपास की समस्याओं को हल करना होगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। स्काउट्स एंड गाइड्स ने पहाड़ी पर बीज रोपण शुरू किया। इस बीच सफीरा के घर में उसकी माँ महीन, एक किसान, उन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है क्योंकि वह खाना बनाते समय जलती हुई लकड़ी के धुएं में सांस लेती हैं। उनके पिता मीर, एक लोहार, ने फैसला किया कि वे जल्द ही गांव छोड़ देंगे क्योंकि सब गांव छोड़कर जा रहे हैं और धंधा मंदा पड़ा है। क्या गांव को छोड़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है? सफीरा सोचती है। तभी उसका फोन बीप करता है और एक खबर के साथ, बायोगैस ईंधन युवाओं के खेती के सपने को सच करेगा। यही उत्तर की तो मुझे तलाश थी। स्काउट्स ने अपने गांव में बंद पड़ी बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग उनके विचार का विरोध करते हैं और उन्हें रोकते हैं। स्काउट्स हार नहीं मानते। वे अपने मिशन को जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों पर विश्वास है। युवा मित्र एक क्षेत्र शोध यात्रा पर निकलते हैं। वे उस गांव जाते हैं जो सुर्खियों में है और वरिष्ठ सेवानिवृत्त वैज्ञानिक सिन्हा से मिलते हैं जिन्होंने इस गांव में बायोगैस प्लांट स्थापित करने में मदद की थी। सिन्हा की मदद से युवा स्काउट्स ने पूरे गांव की रैली की ताकि उन्हें मरम्मत और मदद मिल सके बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने में। ग्रामीणों का कहना है कि सफीरा, किशलय और युवा स्काउट गांव में स्वच्छ और सस्ती गैस लाए हैं। बायोगैस प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त गैस पैदा करता है और वह आसपास के गांवों को भी बेची जा सकती है। लड़कियों को देश के ऊर्जा मंत्रालय से एक टेलीफोन आता है। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है कि आपको देश भर के कस्बों और शहरों में अपना व्यवसाय के मॉडल को दोहराना है। लड़कियों ने अपने और अपने मिशन पर विश्वास किया और अब उन्हें सफलता मिली। उन्होंने यह भी सीखा कि कभी-कभी खुद की मदद करने से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों? समाज की समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार हैं? सुपर्ब! सफीरा कितनी बहादुर लड़की है। जो सफीरा ने किया
वो करना इतना आसान नहीं। पूरे गांव को मनाना और उनको एक साथ लेकर खराब बायोगैस प्लांट को दोबारा चालू करवाना कमाल की बात है। यस, एंड रियलिटी ये है कि इंडिया में 100 से भी कम फुली ऑपरेशनल बायोगैस प्लांट्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने रिसेंटली ही कहीं पढ़ा है कि गवर्नमेंट 2023 तक 5000 नए बायोगैस प्लांट्स लगाना चाहती है ताकि एक सस्टेनेबल विकल्प मिल सके एक किफायती यातायात स्कीम के लिए। मेरे भी गांव में एक ताऊ जी हैं। क्या बताएं, मतलब हमारे गांव का बायोगैस प्लांट उतना गैस नहीं बनाता जितने हमारे ताऊ जी अकेले बना लेते हैं। लेकिन एनीवेज, जो तुमने बात की, पता है आप लोगों को कि ये बायोगैस प्लांट उपयोगी कैसे है? मैं बताता हूं। गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में मेथण गांव है। यहां पर हर साल 500 मेट्रिक टन फ्यूल वुड यानी लकड़ियों का ईंधन बचाया जाता है बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल करके। ये ऐसा पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और इसी गांव में इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भी है। क्या बात है! बायोगैस की खासियत यही है कि हजारों लोगों के काम आ सकता है। इसका सेटअप इजी है, ये मोस्टली वेस्ट मटेरियल्स यूज करता है, हमारे पैसे बचाता है और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट को भी बचाता है। बिल्कुल। लेकिन काव्यल, नहीं, वो वक्त नहीं आया। अब तक मत रोके तन, वो वक्त अभी तक नहीं आया। क्या हम लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है? नहीं, अभी तक नहीं। अभी एक स्टोरी बाकी है। मैं आपको एक बड़ा संकेत दूंगी। आपने आज के शो की शुरुआत से ही सही उत्तर देखा है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल है। हमने जो स्टोरीज दिखाई वो काफी रूरल स्टोरीज थी। What about a sustainable urban enterprise? एक पर्यावरण हितैषी शहरी उद्यमी, उनका क्या? गुड क्वेश्चन। एंड योर क्वेश्चन टच माय हार्ट। मैं तो कहता हूं कि मतलब शहरी उद्यमी के लिए 25 शो और बना डालते हैं। Let's do it यार, है ना? Let's do it। वैसे शहर में स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा होती है। स्पेस, साधन, मैन पावर यानी श्रम शक्ति, सब कुछ ज्यादा महंगा होता है। सबसे पहले तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जगह लेनी होगी जो कि महंगी है। उसके लिए आपको शायद लोन लेना पड़े और उसमें रिस्क है। अगर काम नहीं चला तो वो पैसा जो है बुड़बुड़ाते हुए डूबेगा। साथ ही साथ एक जानकार टीम, साधन, वेतन, सबका एक अतिरिक्त खर्च है। और यार शहर में ना ऑलरेडी काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रोज सुबह काफी जल्दी उठते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लाकर उसको मार्केट में बेचते हैं। उनकी तो कोई टीम भी नहीं है। एक्चुअली सिर्फ 1 या 2 महिलाओं से बनाया हुआ उद्यम व्यापार। आप समझे वैसे कि मैं किन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ? नहीं, अरे आप इन्हें रोज देखते हैं, वो भी हर जगह। जी हाँ, स्ट्रीट कार्ड्स। अब समझ में आया कि काव्यल किसके बारे में बात कर रही थी और हमें हिंट दे रही थी, जिसे हम आम जबान में कहते हैं ठेला चलाना। आपको क्या लगता है हम ठेले पे क्यों बैठे हैं? यही तो सबसे बड़ा हिंट है। ताजे फलों से लेकर सब्जियों तक, स्नैक्स से लेकर घर के सामान तक, ठेलों पर सब बिकता है। और क्योंकि इनको दुकान का किराया, बिजली का बिल या मैन पावर कॉस्ट नहीं उठाना पड़ता, इसीलिए स्ट्रीट कार्ट्स पर सामान हम किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा ठेले हैं और भारतीय शहरों का 4% कर्मचारियों की संख्या जो है वो स्ट्रीट कार्ट चलाती है या उनमें काम करती है और इनके कारोबार की कुल बिक्री लगभग, दिल थाम के बैठो, 80 करोड़ प्रतिदिन है। व्हाट? हाँ। तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एक्टिंग, रेडियो, ठेला वेला लगाऊं? एनीवेज, वैसे स्ट्रीट कार्ट्स भारत की जान है और ये इतना आसान भी नहीं है।
हर रोज सुबह एक ही समय एक ही जगह पर बिना किसी दिन गोची मारे आपको स्ट्रीट कार्ट लाना है, क्योंकि आपके कस्टमर्स आप पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ आपको बदलाव को गले लगाना होगा। सीजन के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स बदलने हैं। लोगों के मूल्य की आवश्यकता के हिसाब से आपको कार्ट में प्रोडक्ट्स रखते हैं और लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को भी बदलना है। जैसे कल मैंने नारियल खरीदा और मैंने उस स्ट्रीट कार्ट यानी ठेले वाले पर पेमेंट जो है डिजिटली की अपने मोबाइल से। उसके पास बाकायदा था ऐसे वो गूगल पे का आता है ना वो QR कोड। That's damn good यार। वैसे आई होप कि तुमने नारियल पानी के साथ वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं यूज किया। नहीं, ऐसे तो पेपर वाला स्ट्रॉ खुद ही सामने से देता है, लेकिन मैं उसको भी उसे वापस देकर ना मुंह लगा के सीधे पीता हूँ। एक्सपेक्टेड। आई लव किसिंग द नारियल। एक्सपेक्टेड क्योंकि प्लास्टिक का ना इस क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा हाथ है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी अपने बिजनेस से प्लास्टिक को दूर करें और जितना हो सके पेपर स्ट्रॉज, जूट बैग्स, केले के पत्ते, इन सब को इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। आप भी अपने शहर में एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आई थिंक सबसे अच्छा तरीका एक स्ट्रीट कार्ट है। स्ट्रीट कार्ट के जरिए आप अपने ग्राहक तक खुद पहुंच सकते हो और ठेले में निवेश सीमित है और जो कस्टमर्स हैं यानी कि आपके ग्राहक वो असीम है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है अपना ग्रामीण या शहरी उद्यम शुरू करने का और स्पेशली कोई स्ट्रीट कार्ट सेटअप करने का जो सस्टेनेबल हो और जिसमें प्लास्टिक का बिल्कुल यूज ना होता हो, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर छोटी सी 1 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप करके जरूर भेजिएगा। अपना आइडिया बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। चलिए इसी बात पर हम आज का हमारा अंतिम ग्राफिक नॉवेल देखते हैं। इस युवा उद्यम कौशल शो का फाइनल ग्राफिक नॉवेल। ये स्टोरी है ज्वाला की, जो 18 साल की लड़की है जो सुबह अपना इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करती है और शाम में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करती है। वो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स, अपने दोस्तों के खाना बनाने के कौशल और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए लोगों की मदद से चलिए देखते हैं हमारी ग्राफिक नॉवेल, वरना मैं सब इधर ही बता दूंगी। अवसरों की एक स्ट्रीट कार्ट। क्या आप जानते हैं कि असल उद्यमी कौन है? आइए आज हम आपको 18 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा ज्वाला की कहानी के माध्यम से उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ज्वाला पटना में कम खर्च वाले एक कमरे के अपार्टमेंट में रहती है। वह सुबह में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है और कॉलेज का रेंट देने के लिए एक डिलीवरी व्यक्ति के रूप में मूनलाइट्स करके अलग से पैसे कमाती है। फूडी होने के नाते उसकी विचित्रता ने उसे मशहूर कर दिया, किसी ऐसे कारणों के लिए जिसे पारंपरिक नहीं माना जा सकता। निधि उसकी फ्लैटमेट और भानु उसकी पड़ोसी उसकी असाधारण सूंघने वाली शक्तियों को जानती थी, जिसकी मदद से वो एक बार में डिश के सभी सामग्रियों को जानने में मदद कर पाती थी। वाह ज्वाला, उसके दोस्त कुछ अच्छा करेंगे, तुम एक सुपर हीरो हो। इसी बीच उसकी चाची और कुछ महिलाओं को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि इस उम्र की लड़की खाना बनाना नहीं जानती, वह शादी कैसे करेगी। बड़ी आंख करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ज्वाला ने हमेशा अपने दोस्तों से कहा है कि इस भीड़ में एक साथ सब कुछ करने के लिए वर्तमान ही केवल एक चीज है जो मायने रखती है, ना कि अतीत या भविष्य जो वास्तविक नहीं है। वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अपनी साइकिल पर शहर, कॉलेज, काम और अपने दोस्तों के चक्कर लगाते हुए बीच में वह मुश्किल से पूरे दिन पानी पी पाती है। जब भी कभी वो खाना खाती थी तो वह केवल जंक फूड होता था। आप एक दिन में बहुत अधिक जंक फूड खाकर बीमार पड़ जाएंगी, फल विक्रेता ने ज्वाला को चेतावनी दिया। वह अपने कंधों को हिलाते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मेरे पास समय नहीं है।
फल विक्रेता अपने कंधे को सिकोड़ कर कहता है, ये आपके लिए सही नहीं होगा। जब भी आप बीमार पड़े तो आप हमेशा एक सेब खा सकती हैं। आखिरकार एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई और उसके डॉक्टर ने उसे स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने के लिए कहा। उसे केवल फल खरीदने और खाने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि कोई भी सही जगह नहीं थी जहां से वह भोजन खरीद सके, जो कि उचित भी है। जल्द ही ज्वाला ने देखा कि वह एक अकेली नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रही थी। मेरे जैसे कई लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अच्छे, स्वस्थ और सस्ते भोजन की उपलब्धता के लिए। अरे, एक मिनट रुकिए, यह एक अच्छा व्यवसाय है शुरू करने के लिए। बिना समय बर्बाद करते हुए ज्वाला ने तुरंत अपने मजबूत नेटवर्क के दोस्तों और कार्य सहयोगियों को जोड़ा ताकि उसे व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके। उसने कुछ दोस्तों को भोजन पकाने के लिए, दूसरों को उसकी खरीद में मदद करने के लिए और स्ट्रीट कार्ट को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित किया, और फिर विपणन और व्यवसाय के अन्य पहलुओं में मदद करने के लिए लोगों को जोड़ा। सभी चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाने के बाद उसने आखिरकार अपनी स्ट्रीट कार्ट की स्थापना की, जिसकी एक आखिरी झटके के साथ पूरे शहर में उत्साह की लहर फैल गई, जिसमें लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, जो ज्वाला से अपने स्वस्थ पसंदीदा भोजन पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो स्ट्रीट कार्ट उसके नाम पर ही था। और उसे स्थापित करने के लिए बहुत अधिक निवेश और बहुत अधिक अनुमतियों की आवश्यकता नहीं है। ठेला गाड़ी उद्यमी होना वास्तव में असल उद्यमी है। ये उसने युवा लड़कियों को एक स्कूल में बताया, जहां उसे उन्हें प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर जैसा कि कड़ी मेहनत हमेशा कारगर होती है, कुछ ही समय में ऐसा अवसर आया जब निवेशकों के एक समूह ने उसे अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया, हमें लगता है कि आपका व्यवसाय एक गेम चेंजर है, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्या चाहते हैं और यह भी कि आप एक महिला हैं। इसने ज्वाला को देश भर में अपने व्यापार के विचार और कौशल को ले जाने, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने, एक स्थायी वितरण और पैकेजिंग सेवा में विविधता लाने में सक्षम बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपको अपने जीवन के किसी भी समय जीवन को अच्छे क्षणों में बदलने का अवसर मिल सकता है। आपको तो बस अवसर को पहचानने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। ये देखिए, ये तरीका है, मजा आया, बढ़िया चीज, बहुत खूब। ज्वाला की ये कहानी और कैसे ज्वाला ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाला एग्जाम्पल तो है। ज्वाला, हमने आपकी काबिलियत को माना। अब मुझे भूख लग रही है, कोई मुझे भी खिला दे खाना। भूखड़, तुम्हारी शायरी का भूत अभी उतना नहीं लग रहा। वैसे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, ये कि ज्वाला एक तो सबको फ्रेश खाना खिला रही है, ताजा बिल्कुल। दूसरा कि ज्वाला फ्रेश खाना खिला तो रही, लेकिन कहीं पर अपने ठेले पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस बात के लिए ज्वाला को हमारी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। केतन, अब वक्त आ गया है। किस चीज का? लेकिन हमारे एपिसोड खत्म होने का। अरे लेकिन हमारा कोई एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकता जब तक हम लोग वो ना करें। सवालों के सिलसिले का
सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, जवाब दो और इनाम जीतो। तो पहला फाइनल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे शो के काउंटडाउन का सबसे पहला संदेश क्या है? दूसरा फाइनल क्वेश्चन, आपके उद्यम में सभी को शामिल करने का क्या मतलब है? आज की पहली कहानी में युवा उद्यमी क्या व्यवसाय शुरू करती हैं? क्या वो नई खोज करके कुछ नया बनाती हैं या अपने आसपास के मौजूदा साधनों से कुछ नए सिरे से करती हैं या किसी पुरानी चीज को सुधारती हैं? आज के शो में उद्यमों के बारे में क्या अति आवश्यक सवाल पूछा गया है। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, ग्रामीण, शहरी, याद आया? सबसे परम शहरी उद्यमी कौन है? वो क्या चीज है जो स्ट्रीट कार्ट यानी ठेले पर लगाए उद्यम को और उद्यमों से अलग करती है और जिसके कारण स्ट्रीट कार्ट उद्यम यानी कि ठेले वाला जो उद्यम होता है वो सफल भी होता है? क्या सभी अच्छी चीजें समाप्त हो जाती हैं? क्या आप इस सीरीज को देखने के बाद इंटर्नशिप करेंगे जिससे आप उद्यमी बनने का कौशल सीखेंगे? और फाइनली आपका फाइनल आखिरी सवाल, आपका बड़ा आइडिया क्या है? आपका बड़ा आइडिया क्या है? जैसा कि हम कहते आ रहे हैं हर एपिसोड में शुरू से कि आप अपने जवाब हमें दे सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर। अगर फोन नहीं करना है तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है यस ऐप। आप अपने जवाब वहां दीजिए। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अब हमारा वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि हमने एक साथ इन एपिसोड्स में कितना कुछ सीखा, कितनी कहानियों से सीखा और सच्ची कहानियां, रियल लाइफ स्टोरीज। आप बदल गए और हम बदल गए इन सब से इंस्पिरेशन लेते लेते। और हमने ये भी सीखा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है, बस उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, लगन, मेहनत, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और हिम्मत, ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। जी हाँ, हमने शुरू किया था डूइंग इट योरसेल्फ और आज खत्म किया है लेट विमेन लीड पर। एंड जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि कोई चीज शुरू करने का ना समय नहीं होता। वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, जब सोचो तब शुरुआत। तो आप भी अपना पहला कदम बढ़ाइए एक नई और बेहतर शुरुआत की ओर। बिल्कुल सही। उठो और दोस्तों बस अब आगे बढ़ो। हमारे देश को अपनी जरूरत है, आपके आइडियाज की जरूरत है जो हमें भेजना बिल्कुल ना भूले। और आप जब भी अपने नए आइडियाज को एग्जीक्यूट करें, अपने नए एंटरप्राइज को शुरू करें, तो हमें जरूर बताइएगा। हम सीजन 2 में आपकी कहानी को जरूर फीचर करेंगे। सो तेरा आपसे फिर मिलेंगे जल्द। होंगी कुछ और नई कहानियां, नए स्किल्स, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूँ काव्या सिदानी, आपकी काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर, और बड़े भारी दिल से आपको आज कह रही हूँ बाय बाय। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिमाग चलाते रहिए और हाँ, नए उद्यमों में व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से भी नमस्कार है। मैं हूँ केतन सिंह और आप लोगों से अब इजाजत लेता हूँ। केतन, एक लास्ट शायरी तो बनती है। वो तो मैं ऑन द स्पॉट बनाता हूँ ना, मेरा अलग अलग लेवल स्वैग है मेरा। बोलो इरशाद। इरशाद। अर्ज क्या है मुलादा फरमाए, फिर मुलाकात जरूरी है, फिर मुलाकात जरूरी है, वरना हर बात अधूरी है। ये हुई ना बात। ओके, डन, कट। कट कट खुद ही चल के कट करना पड़ेगा। जय, पहले आप उतरिए वरना मैं गिर जाऊंगी। हम लोग ने ये माइक क्यों यूज नहीं किया? पता नहीं।